हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौजबार और होनी भी चाहिए। मैं गौरव दमीजा आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लेक्चर नंबर 4, जिसको हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। अभी तक हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं 3 लेक्चर्स में। मैं यहाँ पे बैलेंस शीट फिर से एक बार बना दी है, जिसका हम फॉर्मेट सीख रहे हैं, जिसमें से हम अपने लास्ट लेक्चर्स में हम अपने 2 सब हेड ख़त्म कर चुके हैं। हमने सबसे पहले देखा था बैलेंस शीट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एक एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के हम 2 हेड्स पढ़ चुके हैं, एक शेयर होल्डर्स फंड और एक मनी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर होल्डर्स फंड के अपने 3 सब हेड होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर कैपिटल मैंने आपको डिटेल में अच्छे से एक लेक्चर दिया था, जिसमें हमने डिटेल में सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी। शेयर होल्डर्स फंड में बेटा सबसे पहले चीज़ें क्या आती थी? शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या आता था बेटा? ऑथोराइज कैपिटल क्या होता था? कंपनी कितना मैक्सिमम पैसा पब्लिक से रेज कर सकती है। उसके बाद आता था इशूड कैपिटल, वो ऑथोराइज कैपिटल में से कितना शेयर्स इशू करती है, किसको? पब्लिक को, सब्सक्रिप्शन के लिए। फिर आता था सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में से एक अमाउंट माइनस होता था कॉल्स इन अरियर्स का, और एक अमाउंट ऐड करते थे, जिसका मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं सिखाया है, शेयर फॉर फ्यूचर का। उसके बाद आता था रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के आपके बेटा 8 हेड हमने पढ़े थे। सबसे पहला था कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बेटा कब क्रिएट होता है? कोई भी हम कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन से, कोई भी नॉन रेकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन, उससे जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वहाँ से आते थे हमारे कैपिटल रिजर्व। फिर आता था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बेटा ये कब क्रिएट होता था? जब भी रीपेमेंट या रिडम्पशन होती थी इक्विटी शेयर कैपिटल की या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के। मैंने बोलता इक्विटी शेयर कैपिटल की रिडम्पशन को हम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। एक बड़ा था डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये कब क्रिएट होगा? जब डिवेंचर की क्या होगी? रिडम्पशन, जब हम उनको रीपे कर देंगे। एक था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या बताया था? जब भी कोई भी शेयर उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू होता है, मान लो एक 10 रुपये का शेयर 15 रुपये पर इशू हो, तो वो 5 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या था? जब भी एक मशीनरी की वैल्यू, बुक वैल्यू, एक एग्जांपल लिया था बेटा, उसके थ्रू समझाया था, पहले याद दिलाता हूँ फिर बताता हूँ। एक हमने कॉस्ट ली थी 1 लाख, जिसमें से हमने 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन माइनस करा था, वैल्यू आई थी 70,000। 70,000 थी बुक वैल्यू, और यही बेटा इसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू अगर 80,000 थी, तो 10,000 रुपये का हमारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा। ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर सकते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व में। उसके बाद एक हमने पॉइंट पढ़ा था शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसका मैंने आपको पूरा नाम बताया था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कि जो भी आज कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम फ्यूचर डेट पर कंपनी के शेयर्स देने वाले हैं सस्ते रेट पर, लेकिन हम उनको बेटा, हम अपने जो की मैनेजरियल पर्सनल हैं उनको क्या करना चाहते हैं? रिटेन। तो हम उनको बोलते थे कि अगर आप 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, जो भी वेस्टिंग पीरियड होगा, उतने टाइम तक आप कंपनी में टिके रहते हो, काम करते हो, तो उस पीरियड के एंड पर हम आपको बेटा शेयर सस्ते पर दे देंगे। तो कंपनी आज के लिए बेटा पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगी, ताकि जो फ्यूचर में उनको सस्ते शेयर्स देने हैं। एक हमने पढ़ा था सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पेनल। ये एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो बेटा, जो भी बैलेंस होता है किसका? स्टेटमेंट ऑफ पेनल का। और उसके बाद आते थे अदर रिजर्व, जो किसी में नहीं आता था, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 7 नाम आपको याद करवाए थे। सबसे पहला कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पेनल और अदर रिजर्व्स। फिर से एक बार याद दिलवाता हूँ, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है कब बेटा? कब? जब भी कोई भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स पर। उसके बाद होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कब बनता है? जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रीपेमेंट होती है, हम उनको पैसा वापस करते हैं। एक हमने पढ़ा था डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जब डिवेंचर्स की रिडम्पशन होगी, एक डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जब भी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर शेयर्स इशू होंगे, उसको बोलते थे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जैसे 10 की चीज़ 15 पर इशू है, तो 5 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, जब भी एसेट की वैल्यू रीवैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है बुक वैल्यू से, तो हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। एक हमने पढ़ा था शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, हमें एक टाइम पीरियड के बाद एम्प्लॉयज़ को क्या देना है? पैसा वापस करना है। पैसा वापस करना है मतलब शेयर सस्ते पर देने हैं,
तो उसके लिए आज हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। एक सरप्लस डाइट इन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का जो भी प्रॉफिट आता है बैलेंस बच जाता है, और अदर रिजर्व्स जो इन सातों में नहीं आते वो बाकी आगे आ जाते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड का सबसे पहले है शेयर कैपिटल रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ 8 रिजर्व्स देखे थे, और एक था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नेक्स्ट आया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या था? कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है उसके पास कुछ ना कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन आती है। ओवर सब्सक्रिप्शन का बेटा एक मैंने बताया था रिजेक्शन, कुछ प्रोराटा अलॉटमेंट। तो कंपनी क्या करती थी, उन शेयर होल्डर्स का जो भी जिनकी भी एक्सेस एप्लीकेशन आ रखी है, सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 शेयर्स की, तो जो 20,000 शेयर्स है उनको पैसा वापस नहीं करेगी। कंपनी बोलेगी भाई एक काम करियो, ये तू ले जा और पैसा वापस लेके इसके बदले में शेयर वारंट्स ले जा, और जब भी हम नेक्स्ट शेयर इशू करेंगे, नेक्स्ट टाइम शेयर्स इशू करेंगे, हम तेरे को ये शेयर वारंट्स के बदले में शेयर्स इशू कर देंगे। तो बेटा मैंने वहाँ गाना गा के बताया था, तुम ही आना शेयर वारंट्स लेके तुम ही आना। तो बेटा ये था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, वरना मैं इसको शेयर कैपिटल में ही डाल देता। ये फ्यूचर में शेयर कैपिटल बनेगा, इसलिए शेयर होल्डर फंड के नीचे अलग से आता है। और एक हमने सेकेंड हेड खत्म कर लिया था, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या था बेटा? अगर आपको एग्जांपल याद हो, 25 मार्च की मैंने डेट ली थी जिसमें हमने शेयर्स इशू करे थे 1,10,000 वाले, तो टोटल पैसा था 10 लाख रुपए। उसके बाद बेटा 31 मार्च के दिन 60,000 शेयर 10 रुपये वाले 6 लाख रुपए आ चुके हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है वो 5 अप्रैल को बंद होनी है। 5 अप्रैल तक हम पैसा रेज कर सकते हैं। तो 31 मार्च के दिन जो भी डेट होती थी, जैसे अगर ये डेट है, ये है 25 मार्च, ये है 31 मार्च, ये है 5 अप्रैल 2020। यहाँ पर हम शेयर्स इशू करते थे, हमने सपोज 1 लाख शेयर्स इशू करे @10, तो पैसा कितना आना है? 10 लाख। जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है बेटा वो यहाँ पर बंद होनी है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट 5 अप्रैल को बंद होनी है। ये है लास्ट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, लास्ट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। यहाँ के दिन हमारे पास 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ चुकी है @10, मतलब 6 लाख रुपए आ चुका है। क्या मैं यहाँ पर शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पर मैं शेयर्स अलॉट नहीं कर सकता, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लिस्ट बाद में बंद होगी और ना ही मेरे पास अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आई है। वो आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन आज की डेट में जो 6 लाख रुपए है, ये है शेयर एप्लीकेशन मनी, जिसकी एप्लीकेशन मनी तो आ गई है, पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट 5 तारीख के बाद होगी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। तो ये कंपनी की एक टाइप से लाइबिलिटी है, इसलिए बेटा ये इक्विटी लाइबिलिटीज के अंदर शो होता है। उसके बाद बैलेंस शीट बेटा मैंने यहाँ क्या लिखा है, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के मैंने आपको बताया था अपने 4 सब हेड होते हैं, और करंट लाइबिलिटी। आज की क्लास में सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉन करंट लाइबिलिटी का। एसेट्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा आज हमें बात करनी है नॉन करंट लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी कब नॉन करंट लाइबिलिटी बनेगी, कब करंट लाइबिलिटी बनेगी, तो इससे पहले यही देख लेते हैं। आप लोग 11th क्लास में कुछ पढ़ के आए हो लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का मतलब क्या? अमाउंट पेबल या ओड बाय द कंपनी। कोई भी पैसा जो बेटा हमें क्या करना है, पे करना है, पेबल है या ओड है। मैं पूरे सेंटेंसेस नहीं लिख रहा हूँ, ये 11th क्लास में आप पढ़ के आए थे, जहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ी थी, एक होती थी करंट लाइबिलिटी और एक होती थी नॉन करंट लाइबिलिटी। आप लोगों ने 11th क्लास में क्या पढ़ा था? कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जिसकी हमने पेमेंट करनी है 12 महीने के अंदर अंदर या 12 महीने तक, 12 महीने भी है या 12 महीने के अंदर अंदर है, तो वो लाइबिलिटी होती थी हमारी करंट लाइबिलिटी। और कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट हमने करनी है 12 महीनों के बाद, जिसकी हमने पेमेंट करनी है 12 महीनों के बाद, वो होती थी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन ये जो डेट है 12 महीने की, हम बोल रहे हैं हमने एक लाइबिलिटी पे करनी है 12 महीने के बाद, वो 12 महीने कब से देखेंगे, ये चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है। तो अब बेसिकली एक टाइम बेसिस सीख कर आए हो। कोई भी लाइबिलिटी की अगर हमें पेमेंट करनी है 12 महीनों से अंदर अंदर या इक्वल, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स है,
लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स है तो वो लाइबिलिटी होती है करंट लाइबिलिटी, और कोई भी लाइबिलिटी ग्रेटर देन 12 मंथ्स है वो होती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। ये बेसिकली टाइम बेसिस था। अब बात चल रही है लाइबिलिटी देखनी कब से है। एक चीज देखना बेटा, ये है 1 अप्रैल 2020। एक मैंने डेट ली 1 अप्रैल 2020। मैं यहाँ पे डेट लेता हूँ 31 मार्च। अब यहाँ पे बेटा 1 अप्रैल 2020 है तो 31 मार्च 2021। मैं यहाँ पे बेटा एक लोन ले लेता हूँ 1 अक्टूबर 2020 को। मैं कहता हूँ ये जो लोन है मैंने 15 महीनों के लिए लिया है। सर हम बताते हैं ये लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं, ये लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है। कैसे? जो भी हमें 12 महीनों का टाइम देखना है वो बैलेंस शीट डेट से देखना है। बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च 2020 को। अब मैंने जो लोन लिया वो कितना लिया बेटा? 15 महीनों के लिए लोन लिया, जितना भी अमाउंट था। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो इसकी डेट थी बेटा, ये यहाँ तक बनते हैं 6 मंथ्स। यहाँ तक कितने बनते हैं? 6 मंथ्स। अब मैंने जब लोन 15 महीनों के लिए लिया है तो इसके आगे 9 महीने और आएंगे। तो बैलेंस शीट डेट से बेटा ये जो टाइम पीरियड है ये सिर्फ 9 मंथ्स का है, ये 12 महीनों से कम है, तो ये बन जाएगी हमारी करंट लाइबिलिटी। ये बन जाएगी हमारी करंट लाइबिलिटी। तो जो हमें डेट देखनी है वो बैलेंस शीट डेट देखनी है 31 मार्च 2021 20 जो भी होगा, जो भी बेटा ईयर एंड है। इस ईयर एंड से अगर मेरी लाइबिलिटी 12 महीनों से ज़्यादा की है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी, 12 महीनों से कम की है या 12 महीने तक भी है वो क्या है? मेरी करंट लाइबिलिटी। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं कहता हूँ सपोज मैंने बेटा 24 मंथ्स के लिए लोन ले लिया। मैंने लोन ले लिया 24 मंथ्स के लिए। यहाँ पर अभी कितने महीने हुए? 6 मंथ्स। बाकी अब यहाँ से यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा? 18 मंथ्स। तो इस बैलेंस शीट डेट से 24 महीने लिए। 1 अप्रैल को मैंने क्या लिया है, सॉरी 1 अक्टूबर को मैंने लोन लिया है 10 लाख रुपए का। अब ये 24 महीने, तो इस साल में कितने? 6। अब बाद में कितने? 18। तो इस बैलेंस शीट डेट से 18 महीने हैं, तो ये अब बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। अब बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। ये टाइम बेसिस होता था। कोई भी लाइबिलिटी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी लाइबिलिटी की हमने पेमेंट करनी है बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों के अंदर अंदर या 12 महीनों के बराबर, 12 महीने या 12 महीनों के से कम है तो वो बनती है करंट लाइबिलिटी। और इस बैलेंस शीट डेट से अगर मेरी लाइबिलिटी है 12 महीनों से ज़्यादा की तो वो क्या बन जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या बन जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये जो चीज़ हमने देखी लाइबिलिटी बेटा, ये हम 11th क्लास में ही सीख के आ चुके हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर बैलेंस शीट डेट से 31 मार्च से कोई भी पेमेंट हमें करनी है 12 महीनों के अंदर अंदर या 12 महीनों तक, 12 मंथ्स या मोर देन 12 मंथ्स, मतलब सॉरी लेस देन 12 मंथ्स, तो करंट लाइबिलिटी। मोर देन 12 मंथ्स है तो वो आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। एक चीज़ आपको यहाँ पर नई चीज़ सीखने को मिलेगी। एक चीज़ देखना बेटा, इसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये क्या है? देखो बेटा, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, सबसे पहले आपके पास क्या होता है? कैश। सबसे पहले आपके पास क्या होता है? कैश। बेटा कैश का आप क्या करते हो? मैन्युफैक्चरर की बात करी तो कैश से क्या लेके आओगे? रॉ मटेरियल। कैश से आप परचेज करोगे रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल बेटा किसके लेके आओगे? सामान को बनाने के लिए। रॉ मटेरियल से आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे किस में? वर्क इन प्रोग्रेस। काम करना स्टार्ट करोगे तो ये आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। सबसे पहले कैश है, कैश के बाद क्या आएगा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से बेटा क्या स्टार्ट होगा? काम स्टार्ट होगा। वर्क इन प्रोग्रेस, काम खत्म हो जाएगा तो बेटा आपके आ जाएंगे फिनिश्ड गुड्स। आपके आ जाएंगे फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स की अगर आप सेल कर देते हो,
फिनिश गुड्स की अगर आप सेल कर देते हो, सेल कर दोगे तो बेटा या तो पैसा आ जाएगा, या तो कैश सेल हो सकती है या फिर क्रेडिट सेल्स। अगर सेल करने के बाद पैसा आ गया है तो डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। अगर आपने बेटा उधार पर सामान बेचा है तो उधार पर सामान बेचने पर आपके बेटा क्या बनेंगे, डेटर्स। आपके क्या बनेंगे, डेटर्स। डेटर से बेटा एक चीज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ के आए हो, कई बार वो बिल्स बन जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उसके बाद बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के बाद क्या आ जाएगा, ये पैसा कन्वर्ट हो जाएगा बैंक में, और बैंक से फिर किस में हो जाएगा, कैश में। ये हमारी एक ऑपरेटिंग साइकिल है कि ऑपरेशन से पैसा कितना आएगा। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, हमारे पास कैश है, कैश से बेटा हम लेके आएंगे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, काम स्टार्ट कर देंगे, काम चल रहा है। उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स बन जाते हैं, डायरेक्ट सेल हो गई, कैश सेल्स है तो कैश आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स है तो आपके डेटर बनेंगे, डेटर से कई बार बिल्स रिसीवेबल बन सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल से फिर क्या आ जाएगा, बैंक, बैंक से क्या बन जाएगा, कैश। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल हर किसी की अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा कंपनी एक कार बनाती है, ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल बेटा जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, कैश होगा, रॉ मटेरियल आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक। ये बेटा बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो इसकी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगी, काफ़ी बड़ी होगी। अब सपोज बेटा कंपनी एक ये पेन बना रही है, मैं कहता हूँ फोर्ड की कंपनी है, फोर्ड की कंपनी बेटा ये पेन बना रही है। पेन बनाने में बेटा ज़्यादा टाइम लगता होगा, कम लगता होगा, एक दिन में लाखों पेन बन जाते होंगे, क्या पता। ऑपरेटिंग साइकिल कैश लाती हो इन सबको कन्वर्ट करने में, पैसा दोबारा आने में, सेल करने में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 25 महीने, 1 साल, तो ज़्यादा ही हो गया। तो हर किसी का ये बेटा फर्म टू फर्म, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि हर किसी की ऑपरेटिंग साइकिल कैसी है। सपोज बेटा आप एक एरोप्लेन बनाते हो, एरोप्लेन बनाने में बेटा कैश आएगा, ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कम से कम आपको उसके लिए चाहिए। अगर आप किसी पार्टी से उधार लेते हो, अगर आप किसी पार्टी से उधार लेते हो जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, कैश में नहीं लेके आ रहे बेटा, सामने वाली पार्टी जो आपको उधार देगी, मैं कहता हूँ आपका बेटा 1.5-2 साल का क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल है। तो जो आपका पेमेंट पीरियड है, मतलब जो आपको बेटा पेमेंट करनी है, क्या 2 महीने का लोगे, नहीं जी। जब आपको पता है आपके पास कैश नहीं आएगा अभी, तो बेटा कैश के लिए बेटा आपको ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपको बेटा ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा का ही क्या चाहिए होगा, पेमेंट पीरियड, मतलब उस पैसे को वापस करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमें नई चीज़ सीखनी है बेटा वो ये है कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को भी कंसीडर करना है लाइबिलिटी का पता लगाने के लिए जी, वो करंट है या फिर नॉन करंट है। सबसे पहले टाइम बेसिस पर था कि 31 मार्च से बैलेंस शीट डेट से अगर 12 महीनों के अंदर अंदर पैसे पे करने हैं, 12 महीनों तक पे करने हैं, करंट लाइबिलिटी। दूसरी क्या आई, अगर 12 महीनों से ज़्यादा है, नॉन करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट जो चीज़ हमें चेक करनी है वो है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या बेटा, एक ऐसा पीरियड है जो कैश को कन्वर्ट करता है प्रोसेसिंग से कैश में ही, कैश को कन्वर्ट करता है कैश में ही, या कैश इन कैश इक्विवेलेंट, कैश को कैश में कन्वर्ट करने में ही क्या करता है, हेल्प करता है। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हर फर्म का, हर इंडस्ट्री का क्या होता है, अलग अलग, और आप सब लोग इसको ऐसे ही सर्कल फॉर्म में ही नोट कर लेना। देखो मैं आपसे पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करता हूँ। मैंने बोला पर्टिकुलर्स, उसके बाद मैंने बोला पेमेंट पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, लायबिलिटी। मैं कहता हूँ आपके ट्रेड पेबल्स है। पेमेंट पीरियड का मतलब है बेटा, ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं आपको पता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर्स क्या होता है, जो भी हम उधार पर सामान खरीदते हैं उसके लिए हमारी लाइबिलिटी है, और कई बार बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बिल की पेमेंट। तो ट्रेड पेबल आपको पता है, 11th क्लास में पढ़ के आए हो, ट्रेड पेबल इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल।
तो इन दोनों को मिला के ट्रेड पेबल बनेंगे। अब इनका पेमेंट पीरियड है, मैं कहता हूँ ये मुझे 9 महीने के अंदर अंदर पे करने हैं। जो पेमेंट पीरियड है मतलब 1 साल से कम के हैं, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी। नॉर्मल क्लासिफिकेशन जो आप करते थे वो अभी तक ये करते थे कि अगर आपको कोई भी लाइबिलिटी पे करनी है 12 महीनों से कम में, वो क्या है, ट्रेड पेबल। पेमेंट पीरियड इसका बेटा 9 महीनों के अंदर अंदर है, तो सर ये हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। अब साथ ही में आपको बेटा दो चीज़ें चेक करनी है, साथ ही में अब आपको दो चीज़ें चेक करनी है, एक पेमेंट पीरियड और एक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। मैं कहता हूँ इसका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना था, 9 महीने। मतलब आपके पास कैश आएगा और वापस कैश जनरेट करने में 9 महीने ही लगेंगे। मैं आपको एक टाइमलाइन बना के दिखाऊंगा। आपको पेमेंट पीरियड 9 महीने में करना है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है, कैश आने में, कैश को बेटा वापस पे करने में, पैसा कमाने में, सेल करने में 9 महीने लगेंगे। जब तक आपका पेमेंट पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा नहीं होता, जब तक आपका पेमेंट पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा नहीं होता, आपकी लाइबिलिटी हमेशा करंट लाइबिलिटी ही रहेगी। आपकी लाइबिलिटी हमेशा करंट लाइबिलिटी ही रहेगी। उसके बाद मैं कहता हूँ ट्रेड पेबल। नेक्स्ट एग्जांपल 9 महीने के हैं कि आपको पेमेंट 9 महीने तक करनी है। आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 7 मंथ्स। आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 7 मंथ्स। क्या ये लिमिट 12 महीनों से ज़्यादा में क्रॉस हुई? नहीं, ये लिमिट 12 महीनों से ज़्यादा में क्रॉस नहीं हुई। जब मेरे को पेमेंट ही 12 महीनों के अंदर अंदर करनी है, तो अभी भी ये क्या रहेगा, करंट लाइबिलिटी। अभी भी ये क्या रहेगा, करंट लाइबिलिटी। मैं फिर से कहता हूँ, ट्रेड पेबल्स हैं, ये हैं 9 महीनों के, और ये कितने महीने के, 11 महीने के। ये अभी भी क्रॉस नहीं हुआ। ये कितने महीने तक है, 9 महीने तक, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ज़्यादा क्यों ना हो जाए। जब मुझे पेमेंट 9 महीने के अंदर अंदर करनी है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं है, 12 महीने से कम का है, ये अब भी क्या रहेगी, करंट लाइबिलिटी। देखो होता क्या है, थोड़े एग्जाम्पल अभी बेटा जगह छोड़ देना, एग्जाम्पल फिर समझाऊंगा। ये हमारे पास एक टाइमलाइन है, 31 मार्च। अगर मेरे को इसके 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, ये टाइम पीरियड है 12 मंथ्स का, ये टाइम पीरियड है 12 मंथ्स का। तो अगर 31 मार्च से लेकर ये 12 महीनों तक का टाइम है, ये हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी। ये हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी। इसके बाद अब आपको बेटा दो चीज़ें क्रॉस करनी है नॉन करंट लाइबिलिटी बनाने के लिए। सबसे पहला, आपको 12 महीनों से ज़्यादा क्रॉस करना है, ठीक है बेटा। ये हमारा है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कैश आने में, कैश कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। तो सर क्या ये जो अमाउंट टाइम पीरियड है, यहाँ की जो लाइबिलिटी होगी, ये नॉन करंट नहीं। नॉन करंट लाइबिलिटी बनाने के लिए, किसी भी लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी बनाने के लिए दो कंडीशन को क्रॉस करना होगा। मान लो लक्ष्मण रेखा है, ठीक है, दो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना होगा। पहली है 12 महीनों की। अगर कोई भी लाइबिलिटी 12 महीनों से ज़्यादा की होती है तो वो नॉन करंट, ठीक है। लेकिन साथ में एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसका टाइम पीरियड इस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा होना चाहिए। इसका टाइम पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर एक लाइबिलिटी है 12 महीनों से ज़्यादा की, अगर एक लाइबिलिटी है जिसका टाइम पीरियड 12 महीनों के अंदर अंदर है, तो वो तो करंट। 12 महीनों से ज़्यादा है लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से कम है, बेटा ये भी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। और अगर इसको ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी, इसके बाद जितनी भी होगी ये नॉन करंट लाइबिलिटी। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, वापस आऊँगा इस बात पे अभी। मैं फिर से बोलता हूँ बेटा, ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड कितना, 13 मंथ्स। पेमेंट पीरियड कितना, 13 मंथ्स, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 12 महीनों से ज़्यादा है। मैं कहता हूँ ये है 11 मंथ्स। तो जो हमारा पेमेंट पीरियड है वो 12 महीनों से ज़्यादा है और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी
कम है बेटा किससे, पेमेंट पीरियड से, मतलब पेमेंट पीरियड ज़्यादा है, तो ये दोनों लिमिट को क्रॉस करके आ चुका है, ये दोनों लिमिट को क्रॉस करके आ चुका है। तो ये इस बार अब हमारी बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल है 13 मंथ्स के, ये कितने महीने का, 12 महीनों का। सबसे पहले चेक करो क्या 12 महीने से ज़्यादा है पेमेंट पीरियड, जी हाँ पेमेंट पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा का है, तो ये अब हमारी क्या बन जाएगी, नॉन करंट। लेकिन साथ में एक कंडीशन और, ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा होना चाहिए। हाँ वो 12 महीनों का था, वो 13 है, ये बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी, ये बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इधर देखना एक बार, ये है 13 महीने, ये है 14 महीने, क्या ये 13 महीने 12 महीने से ज़्यादा है, हाँ। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा है, नहीं। ये अब हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। एक लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी कब बनेगी, एक लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी कब बनेगी, फिर से टाइमलाइन दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये क्या होगा, 31 मार्च। अगर 31 मार्च से 12 महीनों के अंदर अंदर कोई भी लाइबिलिटी है, ये है 12 मंथ्स का पीरियड, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमेशा रहेगी करंट लाइबिलिटी। कोई भी हमें पेमेंट करनी है 12 महीनों के अंदर अंदर, करंट लाइबिलिटी। सर 12 महीनों से ज़्यादा हो जाए, बेटा एक लिमिट इस बार और चेक करनी है, वो है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये 12 महीने से लेकर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड तक भी क्या रहेगा, करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर भी ये क्या रहेगी, करंट लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी जो इस 12 महीने की लिमिट को क्रॉस कराई है, इस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की लिमिट को भी क्रॉस कराई है, इसके बाद जितनी भी होगी ये बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी, ये बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। अब ऊपर एक बार एग्जाम्पल पे आना, ध्यान रखना। चलो पहले एक बार ये देख लो फिर से, एक लाइबिलिटी 12 महीनों तक की लिमिट है, ये है करंट। 12 महीनों से ज़्यादा है लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से कम है, ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड यहाँ है, तो वो भी करंट लाइबिलिटी रहेगी, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को भी क्रॉस कराई है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी कब बनेगी, कोई भी लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी कब बनेगी, अगर वो 12 महीनों से टाइम पीरियड उसका ज़्यादा है, तो ये 12 महीनों से ज़्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ इस ऑपरेटिंग पीरियड से भी ज़्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ इस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ऊपर होना चाहिए। अब एक चीज़ देखना, एग्जांपल्स स्टार्टिंग से एक बार सारे दिखा देता हूँ, लेकिन पहली कंडीशन ये है 12 महीने कम से कम होने चाहिए। पर्टिकुलर्स मैंने लिखा, ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड की कितने टाइम में हमें पेमेंट करनी है, ये है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, लाइबिलिटी हमें क्लासिफिकेशन करनी है। सबसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था वो मैंने लिखा था 9 मंथ्स, और ये कितना लिखा 9 मंथ्स। जब लाइबिलिटी 12 महीनों से ज़्यादा क्रॉस ही नहीं करी तो वो हमेशा करंट लाइबिलिटी ही रहेगी। सबसे पहली प्री कंडीशन यही है कि ये पेमेंट पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा होना चाहिए। जब ये 9 महीने हैं, ये 11 हो 12 हो 15 हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, 50 क्यों ना हो, ये 12 महीनों से ज़्यादा नहीं है, तो ये करंट लाइबिलिटी है। फिर ट्रेड पेबल कितने का, 9 महीनों का, फिर ये कितने का, 7 महीनों का, फिर 9 महीनों का 11 महीने का। पेमेंट पीरियड 9 है, 12 से कम है, चाहे वो उसकी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम हो, इक्वल हो, चाहे ज़्यादा हो, वो करंट लाइबिलिटी ही रहेगी तीनों केस में। अगर ट्रेड पेबल अब यहाँ पे है 13 महीने, ओहो सर क्या बात है, बेटा ये 12 मंथ से ज़्यादा है, ठीक है 12 महीने की लिमिट क्रॉस कर दी, लेकिन एक चीज़ और है, ये किसकी लिमिट क्रॉस करनी चाहिए, ये किसकी लिमिट क्रॉस करनी चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना था, 11 महीने, तो बेटा इस बार ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पहले तो आ गई, इस बार ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पहले आ गई, जरूरी नहीं है बाद में, बेटा पहले भी आ सकती है। इसके बाद 12 महीने आ गए, इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया, तो ये भाई बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या बन जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन ट्रेड पेबल्स कितना है, 13 महीने, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है, 12 महीने, इस 12 महीने को क्रॉस कर दिया, इसने इस 12 महीने को भी क्रॉस कर दिया, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड छोटी है, पहले आ रही है, चलेगा, ये भी
13 महीने, इन दोनों को क्रॉस कराया पेमेंट पीरियड, 12 महीने को क्रॉस कर दिया, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को क्रॉस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिया, 13 महीने, फिर ये यहाँ पे क्या है 14 मंथ्स, पेमेंट पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज़्यादा है, नहीं, वो 14 है, ये 13 है, तो बेटा ये कितने आ गए, ये हमारी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड पेबल्स को ले लूँ 15 मंथ्स, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 12 महीने, सबसे पहले चेक करो पेमेंट पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज़्यादा है, हाँ, 12 से ज़्यादा है 15, नॉन करंट लायबिलिटी। मैं कहता हूँ ये 15 महीने, ये भी 15 महीने, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी। ये 15 महीने पेमेंट पीरियड 12 महीनों से तो ज़्यादा है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज़्यादा नहीं है, उसके इक्वल है, वो लिमिट क्रॉस नहीं हुई। मैं कहता हूँ ये 15 महीने, ये 16 महीने, ये फिर से क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी, क्योंकि ट्रेड पे जो पेमेंट पीरियड है वो 12 महीनों से तो ज़्यादा है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज़्यादा नहीं है। तो ये लास्ट वाले देख लेना, 12 महीनों से ज़्यादा था, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 16 महीने था, इससे कम था, तो ये क्रॉस नहीं करा, तो बेटा ये हमारी करंट लायबिलिटी ही रहेगी, ये हमारी करंट लायबिलिटी ही रहेगी। एक बार देख लो, जिसको नोटिंग करनी है, वैसे नोटिंग सबको ही करनी है, आप लोग इसको एक बार पॉज कर सकते हो वीडियो को यहाँ पर। किसी को ये भी नोट करना तो याद रखना। तो अभी तक हम क्या पढ़ते थे 11th क्लास में, कि एक लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट हमें 12 महीनों से अंदर अंदर करनी है, या 12 महीनों तक करनी है, 12 महीनों से कम में करनी है, वो करंट लाइबिलिटी। लेकिन वो डेट देखते थे बेटा, सबसे पहले क्या चीज़ देखी, वो डेट देखते हैं हम बैलेंस शीट डेट से, उसके बाद, और अगर जिसकी भी पेमेंट बैलेंस शीट डेट से 31 मार्च से अगले 12 महीनों के बाद करनी है, वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। साथ ही साथ अब आपको चेक करना है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, अगर कोई भी लाइबिलिटी 12 महीनों के अंदर अंदर पे होगी, वो हमेशा करंट लाइबिलिटी ही रहेगी। एक ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीनों को क्रॉस कर देती है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाई, एक ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीनों को क्रॉस कर देती है, फिर से मैं बोलता हूँ बेटा, देखना एक बार फिर से टाइमलाइन बना के दिखाता हूँ। ये 31 मार्च 2020, मैं कहता हूँ 31 मार्च 2021, ये 1 अप्रैल, कुछ भी कह लो, ये जो टाइम पीरियड है ये कितना हो गया, 12 मंथ्स का। जब तक ये 12 मंथ्स है, ये 12 महीने हैं यहाँ पर, तो ये 12 महीने तक ये यहाँ पे हमेशा करंट लाइबिलिटी ही रहेगी। मैं कहता हूँ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड यहाँ पे है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ये है 1 अक्टूबर 2021, मतलब ये 6 महीने और हैं, ये अभी भी और 6 महीने तक ये भी करंट लाइबिलिटी रहेगी। अगर कोई लाइबिलिटी, सपोज बेटा मैंने यहाँ से क्या ले लिया, अब लोन ले लिया, मैंने क्या ले लिया, लोन ले लिया, यहाँ पे मैंने लोन ले लिया कुछ 40 महीनों का, कितने महीने का, 40, क्या ये 12 की लिमिट को क्रॉस करी, हाँ, नॉन करंट। बेटा नॉन करंट से और कितने महीने देखने हैं, 6 महीने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के, कितने हो गए, 18, तो बेटा ये 18 तो यहाँ तक हो गए, कम से कम 18 क्रॉस करने थे, और हमने पेमेंट पीरियड बेटा 40 महीनों का है, तो ये आगे 22 महीने हैं, तो वो हमारी फिर नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने को क्रॉस कर देती है, इस लिमिट को क्रॉस कर दिया, इसके अंदर अंदर करंट, इसको क्रॉस कर दिया, नॉन करंट बन सकती है कब, अगर वो इस लिमिट को भी, इस टाइम पीरियड को भी क्रॉस कर दे, तो इसके बाद जो भी लाइबिलिटी होगी, इसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद, ये सारी नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी। आप लोग इसको यहाँ पे एक बार पॉज कर सकते हो। आगे देखते हैं।
तो फाइनली मैं लास्ट टाइम एक बार बात बोल रहा हूँ, एक लाइबिलिटी हमें चेक करना है करंट है या नॉन करंट है। अगर उसकी पेमेंट 12 महीनों से कम में होनी है, 12 महीनों तक होनी है, तो करंट लाइबिलिटी। अगर एक लाइबिलिटी की पेमेंट 12 महीनों से ज़्यादा में होनी है तो वो नॉन करंट बन सकती है कब? अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को क्रॉस कर देती है। अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को क्रॉस कर देती है। इसके लिए आपकी बुक की एक इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट, पेज नंबर 1.17, टीएस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 1.17। आपको क्लासिफाई करना है कि ये जो लाइबिलिटी है, ये जो ट्रेड पेबल है, ये नॉन करंट है या फिर करंट लाइबिलिटी है। देखो बेटा, पर्टिकुलर्स केस दे रखा है सबसे पहले, पर्टिकुलर्स में ट्रेड पेबल्स, उसके बाद हमें ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है, उल्टा गिवन है, और बेटा फिर गिवन है पेमेंट पीरियड। यहाँ पे आप क्लासिफाई करोगे लाइबिलिटी कैसी है, करंट लाइबिलिटी या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो बेटा, क्वेश्चन है क्लासिफाई द लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स गिवन बिलो एज नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटीज, गिविंग रीजन फॉर सच क्लासिफिकेशन। रीजन मैं नहीं दूंगा, वो आप आंसर पढ़ सकते हो, समझा जरूर दूंगा। सबसे पहले ट्रेड पेबल बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ्स और पेमेंट पीरियड है 8 मंथ्स। आपको बेटा देखो, मैंने जो एग्जांपल लिए थे, मैंने उसमें पहले पेमेंट पीरियड लिखा था, आप पहले पेमेंट पीरियड चेक करो। क्या इस लाइबिलिटी का पेमेंट पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा है? नहीं। कितना है? सिर्फ 8 महीनों का, और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये 12 महीनों से ज़्यादा नहीं है तो ये हमेशा क्या रहेगा? करंट लाइबिलिटी। हमेशा क्या रहेगा? करंट लाइबिलिटी। तो एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड बेटा वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी कम है, इसको भी क्रॉस नहीं किया और ना ही 12 महीनों को क्रॉस किया, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट केस, केस सेकंड है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स का बेटा ऑपरेटिंग साइकिल कितना कह रहा है? 10 मंथ्स का। एक्सपेक्टेड पीरियड कितना? 12 मंथ्स का। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, पेमेंट पीरियड चेक करो, क्या 12 महीनों से ज़्यादा है? नहीं, ये 12 महीनों के बराबर है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर ये 12 महीनों से ज़्यादा होगा तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को चेक करना है, वरना चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी क्या बन जाएगी? करंट लाइबिलिटी, क्योंकि एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड बेटा वो 12 महीनों के बराबर ही है। जो सेकंड कंडीशन थी, या तो 12 महीनों से ज़्यादा हो तो नॉन करंट की तरफ जा सकते हैं, 12 महीने हो या 12 महीनों से कम हो तो करंट लाइबिलिटी ही रहेगा। नेक्स्ट केस थर्ड कह रहा है, ट्रेड पेबल्स। कह रहा है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 10 मंथ्स और पेमेंट पीरियड कितना? 15 महीने। क्या पेमेंट पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा है? बिल्कुल है। पेमेंट पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी बन सकती है अगर ये किससे ज़्यादा है? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितने महीनों का? 10 महीनों का। तो जब एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड 12 महीनों से भी ज़्यादा है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा है, तो ये अब हमारी बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले चेक करना है क्या पेमेंट पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा है? हाँ सर, 15 महीने हैं। क्या ये ऑपरेटिंग पीरियड से भी ज़्यादा है? 10 महीनों से भी ज़्यादा है? जी हाँ, 15 महीने हैं, तो ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। केस फोर्थ, ट्रेड पेबल्स।
ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड गिवन है 18 मंथ्स। और ये गिवन है 15 महीने। क्या चेक करो, पेमेंट पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा है? जी हाँ सर, पेमेंट पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा है तो ये नॉन करंट लायबिलिटी बन सकता है अगर ये किससे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज़्यादा हो। लेकिन 15 महीने ही है पेमेंट पीरियड। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल से नहीं, 15 से ज़्यादा नहीं भाई, ऑपरेटिंग साइकिल तो 18, ये तो सिर्फ 15 ही है। तो ये अब हमारा बन जाएगा करंट लायबिलिटी। अब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को डाउट था, लास्ट ट्रेड पेबल्स बेटा ये हैं 18 मंथ्स के और ये हैं 24 मंथ्स के। सबसे पहले चेक करना है क्या पेमेंट पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा है। यस सर, 24 मंथ्स है। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा है? ये कितना है 18, तो 24, 18 से ज़्यादा है तो सर ये नॉन करंट लायबिलिटी है। तो ये चेक कर सकते हो आप क्वेश्चन। ये हमारी इलस्ट्रेशन फर्स्ट कवर हो गई। किसी को नोट करना है, मतलब जो भी नोट कर रहा है एक बार वीडियो पोस्ट करके आप लोग इसको नोट कर सकते हो। तो हमने अब लायबिलिटी डिस्कस कर लिया, कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो एक बार वीडियो पोस्ट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ। तो बेटा अब ये तो अभी तक हमने डिस्कस करा करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में। अब जो हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का थर्ड हेड है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो हमारा थर्ड हेड है वो है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज के मैंने आपको बताया था अपने 4 सब हेड हैं। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सबसे पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट सब हेड जो है वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। थर्ड हेड जो है वो है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और एक लास्ट है डी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब बेटा बात चल रही है कि इनके सब हेड, जो सबसे पहला हमारा है ए पार्ट वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या कवर होगा ये चीज़ हमें पढ़नी है। और ये जो जो चीज़ें इनके अंदर आने वाली हैं इनके सब हेड के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी का सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इनके सब हेड के अंदर बेटा जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको सारी टिप्स पे लर्न करनी है, वो आपको सारी टिप्स पे लर्न करनी है ताकि पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि इस चैप्टर में से बेसिकली मेन सब हेड और हेड ही आने हैं। सबसे पहली चीज़ जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आती है, जो लॉन्ग टर्म बेटा बोरोइंग्स क्या होती है, जो हमने पैसा उधार ले रखा है, तभी तो बेटा लायबिलिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है डिवेंचर्स। आप लोगों को पता है कंपनी जैसे शेयर्स इशू करती है वैसे ही डिवेंचर्स भी इशू करती है। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं लेकिन डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। तो कंपनी जब भी डिवेंचर्स इशू करती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो डिवेंचर्स के अंदर बेटा ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट आया बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कौन इशू करता है? बॉन्ड्स जनरली जो बेटा इशू करता है वो होती है गवर्नमेंट। एक आप बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी टॉपिक पढ़ोगे जीरो कूपन बॉन्ड का, या ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। वैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कर सकती है, लेकिन हम जनरली बात करेंगे गवर्नमेंट ही इशू करती है। उसके बाद आता है टर्म लोन्स। नेक्स्ट आया हमारा टर्म लोन्स। टर्म लोन्स जो आएंगे बेटा ए
फ्रॉम बैंक्स, और बी फ्रॉम अदर पार्टीज। टर्म लोन क्या होता है? बैंक से बेटा जब भी लोन लेते हैं, किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए ही कंसीडर करते हैं। अगर आपके पास बेटा लॉन्ग टर्म लिखा है, मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं। टर्म लोन लिखा है, कुछ नहीं लिखा, बेसिकली हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए ही क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। अब ये अदर पार्टीज क्या होती हैं बेटा? वैसे आपसे पूछेंगे नहीं। मैंने आपको बेटा बचपन में, मतलब 11th क्लास में, एक सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी बता रखी है। अगर मैं किसी भी कंपनी में 50% से ज़्यादा होल्ड करता हूँ तो वो होल्डिंग कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल ये है ABC लिमिटेड, ये है XYZ लिमिटेड। ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड में 60% का मालिक है। ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड में 60% का मालिक है। तो ये बेसिकली कह रहा हूँ बेटा मैं, नींद, ये है होल्डिंग कंपनी और ये है सब्सिडरी कंपनी। बाप कौन है? ABC लिमिटेड। बच्चा कौन है? XYZ लिमिटेड। इसकी रगों में इसका खून दौड़ता है। तो ये होल्डिंग सब्सिडरी आपस में लोन देना वेना करते रहते हैं। तो ये प्रैक्टिकली होता है, हमें ये कुछ नहीं सीखना। फोर्थ पॉइंट आया पब्लिक डिपॉजिट्स। फोर्थ पॉइंट आया पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है? जब भी कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से ही पैसा रेज कर लेती है, ध्यान रखना है जनरली 3 ईयर्स का ही होता है। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ के ही आए हो। पब्लिक डिपॉजिट जनरली 3 साल के लिए हम बेटा पब्लिक से क्या कर लेते हैं? पैसा रेज कर लेते हैं। ये भी हमारी किसके अंदर आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। और एक लास्ट जो आता है वो आता है अदर लोन्स एंड एडवांसेस। अदर लोन्स एंड एडवांसेस। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे, नेचर टू बी स्पेसिफाइड, जिसका नेचर स्पेसिफाई करना चाहिए, जिसका नेचर स्पेसिफाई करना चाहिए। अब बेटा ये क्या मतलब है अदर लोन्स एंड एडवांसेस में? बेटा एक बात बताओ, जैसे मैं बात करता हूँ मुकेश अंबानी डायरेक्टर है किसका? रिलायंस का। मुकेश अंबानी डायरेक्टर है किसका? रिलायंस का। फॉर एग्जांपल पैसे की शॉर्टेज पड़ जाती है, कुछ होता है, उनको इमीडिएट बेसिस पर क्या चाहिए? लोन चाहिए। इमीडिएट बेसिस पर क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो वो उनको क्या मिल जाता है? अप्रूवल मिल जाता है। अगर मुकेश अंबानी देता है, वैसे बैंक से लोन मिल जाएगा। नहीं होगा तो बेटा मुकेश अंबानी अगर कंपनी को लोन दे देता है, मुकेश अंबानी रिलायंस को लोन दे देता है, वो अदर लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आपके बेटा कितने सब हेड? 5। कितनी चीज़ें आने वाली है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर? बेटा कितने हेड है जो आने वाले हैं? सबसे पहले डिबेंचर्स, फिर बॉन्ड्स, टर्म लोन्स बेटा फ्रॉम बैंक्स और अदर पार्टीज, फिर पब्लिक डिपॉजिट्स और अदर लोन्स एंड एडवांसेस। सबसे पहले डिबेंचर्स, फिर बॉन्ड्स, फिर टर्म लोन्स, फिर बेटा वो किस होगा? फ्रॉम बैंक्स और फ्रॉम अदर पार्टीज। फोर्थ आया पब्लिक डिपॉजिट्स, और फिर आया अदर लोन्स एंड एडवांसेस। तो हम इक्विटी एंड लायबिलिटी का बेटा थर्ड हेड पढ़ रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी का, जिसमें से हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कवर कर ली है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आपके बेटा 5 चीज़ें आती है, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांस। और टर्म लोन्स के अंदर 2 चीज़ें थी, फ्रॉम बैंक्स एंड अदर पार्टीज। जो आपका बी था वो था आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इससे रिलेटेड आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन वो आपको यहाँ पे अभी नहीं सीखना, ना मैं आपको बताऊँगा। वो आपको पढ़ने को मिलेगा CA लेवल के अंदर। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, आपकी 2 टाइप की इनकम होती है। आपकी 2 टाइप की इनकम होती है। आपकी बेटा यहाँ पे मतलब बिजनेस की बात चल रही है, बिजनेस की 2 टाइप की इनकम होती है। एक होती है अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेटा इनकम निकालते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं। बिजनेस की 2 टाइप की इनकम होती है। एक होती है अकाउंटिंग इनकम, एक होती है टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं,
टैक्सेबल इनकम को बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर, ये जो भी एसएससी होता है वहाँ का, वो बेटा वो कैलकुलेट करेगा। हम जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्सेबल इनकम पर पे करते हैं, लेकिन हम जो निकालते हैं वो अकाउंटिंग इनकम हम निकालते हैं। आपके पेपर से रिलेटेड बोलूँ, आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम बड़ी है किससे? टैक्सेबल इनकम से, तो बेटा ये हमारा केस बनता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का। और अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम कम है किससे? टैक्सेबल इनकम से, तो ये केस बनता है डेफर्ड टैक्स एसेट का। ये हमारा केस बनता है डेफर्ड टैक्स एसेट। ये वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट एसेट साइड सिखाना यहीं पे सिखा दिया है। अब इसका मतलब क्या है देखना बेटा, मैंने बोला हमारी दो टाइप की इनकम, अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम के बराबर है। ये एआई मतलब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम के बराबर है, कोई भसूड़ी नहीं है। भसूड़ी कौन फैलाएगा अगर बेटा ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होगा तो दो चीज़ें होंगी, या तो डीटीएल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, या डीटीए डेफर्ड टैक्स एसेट, या डीटीए डेफर्ड टैक्स एसेट। बेटा मैं कहता हूँ मेरी अकाउंटिंग इनकम 100 रुपये है, मेरी अकाउंटिंग इनकम 100 रुपये है, और मेरी जो टैक्सेबल इनकम ये बराबर नहीं है। अब ये बेटा ये है 90 रुपये, मेरी टैक्सेबल इनकम 90 है, अकाउंटिंग इनकम 100 है। बेटा इसके अकॉर्डिंग जो टैक्स बनेगा, टैक्स 30% का है, इसके अकॉर्डिंग जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 30 रुपये। 30% टैक्स बनेगा 30, और 90 के ऊपर 30% जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 27। हम जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग पे करते हैं, हम जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग पे करते हैं। हमने टैक्स पे कितना करा होगा? 27। बेटा हम कैलकुलेट तो ये करते हैं, लेकिन हम टैक्स टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग पे करते हैं। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऐसा क्यों होता है सर, हम तो चाहेंगे ये वो ना, कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। टैक्सेबल इनकम पे टैक्स बना बेटा 27, इस पे बना कितना? 27, और बेटा अकाउंटिंग इनकम बना 30। हम पे करते हैं टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग। हमने कितना पे करा होगा? 27। बनता कितना था? 30। बेटा 30 था, पे कितना करा? 27। तो यहाँ पर ये बनेगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पर ये बनेगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो ये कौन सा केस था? जब अकाउंटिंग इनकम क्या होती है? बड़ी होती है किससे? टैक्सेबल इनकम से। तो हमारी क्या आती है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कब आएगी? जब अकाउंटिंग इनकम बड़ी होगी किससे? टैक्सेबल इनकम से। अब मैं केस 2 लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये 90 है, ये मेरी अकाउंटिंग इनकम है, ये हमारी टैक्सेबल इनकम है। इस बार ये 100 है, तो अकाउंटिंग इनकम छोटी है किससे? टैक्सेबल इनकम से। इसके अकॉर्डिंग टैक्स मैं कहता हूँ इस बार बनेगा 30%, 27। इसके अकॉर्डिंग कितना बनेगा? 30। टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करा होगा, 30 पे कर दिया, करना 27 था। तो इस बार हमने पैसा लेना होगा, तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट, ये हमारा डीटीए बन जाएगा। ये आपको बेटा बोर्ड में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आएगी, आपको सिर्फ पेपर के लिए सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना। अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है तो क्या क्रिएट होता है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। In case accounting income is more than taxable income, it results in deferred tax liability. If accounting income is less than taxable income, it results in deferred tax assets. काम खत्म, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये चीज़ ही याद रखनी है। वो एग्जाम्पल दे दिया, करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहला जो सब हेड आया वो आया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के आपके कितने और सब हेड? 5। डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स फ्रॉम पब्लिक
फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम अदर पार्टीज। कुछ आया पब्लिक डिपॉजिट्स और एक आया अदर लोन्स एंड एडवांसेस, उसका नेचर टू बी स्पेसिफाइड। नेक्स्ट जो सब हेड आया वो आया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। अगर अकाउंटिंग इनकम बड़ी है टैक्सेबल इनकम से, इफ अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम इट रिजल्ट्स इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इफ अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम इट रिजल्ट्स इन डेफर्ड टैक्स एसेट। सिर्फ आपको ये याद रखना है, इसको नोट कर लेना, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ, किसी का रहता है एक बार वीडियो पॉज कर लेना, ये भी नोट करना हो इसके लिए भी वीडियो पॉज कर सकती हो। जो थर्ड आया बेटा वो आया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो नेक्स्ट आया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में बेटा सबसे पहले मैंने चीज लिखी लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स। लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स, सर ट्रेड पेबल तो आपने बताया था क्या होता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। जो भी हमने पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की, वो क्या होता है, ट्रेड पेबल्स। बेटा जनरली क्या होता है, ये 12 महीनों से कम के ही होते हैं। बाई चांस किसी केस में अगर ये 12 महीनों से ज़्यादा के हैं, जब भी मैंने यहाँ क्या लिखा है लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स, तो मैं इसको बोल सकता हूँ पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। पेबल आफ्टर 12 मंथ्स 12 महीनों से ज़्यादा है और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा है। पेबल आफ्टर 12 मंथ्स एंड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो वो क्या बन जाएगा, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा, वो हमारा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा। और बाकी क्या आ गया, अदर पेबल्स। अदर पेबल्स मतलब ये याद कर लो, इसके अलावा कोई भी है। जैसे बेटा अगर मैं एक अकाउंट आपको बोल के दिखाऊं, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बेटा जब भी रिडम्पशन रीपेमेंट होती है डिवेंचर्स की, अगर हम उसको प्रीमियम पे भी कर रहे हैं, मतलब आज मैं डिवेंचर होल्डर से 100 रुपये ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं तेरे को इसके बदले में 110 रुपये दूंगा। मैं किसी से बोरो कर रहा हूँ 100 रुपये और मैं कह रहा हूँ भाई मैं तेरे को इसके बदले में 110 रुपये दूंगा मैच्योरिटी पर, तो ये 10 रुपये जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ उसको इंटरेस्ट नहीं बेटा, यहाँ पे बेटा प्रीमियम बोलते हैं, तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अगर डिवेंचर्स बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर शो हुए हैं तो वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और बेटा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ये छोटा सा ही सब ऐड था अदर करंट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में बेटा क्या क्या आया, सबसे पहला लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स। अगर ट्रेड पेबल बेटा 12 महीनों से ज़्यादा में पे होने हैं तो ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। और अदर पेबल्स एग्जाम्पल दे दिया, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। एक लास्ट आया हमारा जो सब हेड है वो है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन का एक एग्जांपल देता हूँ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज। रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी। देखो बेटा होता क्या है, ये सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए उनकी, ताकि उनको रिटायरमेंट के टाइम पर कुछ बेनिफिट्स हो सके, पैसा मिल सके, उनके लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं। एक प्रोविडेंट फंड होता है बेटा, ये मैंने आपको नेशनल इनकम के अंदर भी सिखाया था, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये वही बात है। देखो क्या होगा,
अब कंपनी को पैसे जोड़ने हैं। प्रोविडेंट फंड में मैंने बताया था हमारी सैलरी में से कुछ पार्ट निकाल लिया जाता है, हमारी सैलरी में से कुछ पार्ट निकाल लिया जाएगा, वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट, बेसिकली वो गवर्नमेंट के पास ही डिपॉजिट करवाया जाता है, वो गवर्नमेंट के पास ही डिपॉजिट करवाया जाएगा। मेरी सैलरी में से यहाँ पर अगर 5,000 जा रहे हैं तो इतना ही बेटा, अगर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की सैलरी से कितना जा रहा है, हर सैलरी से 5,000, तो बेटा एम्प्लॉयर भी कितना डालेगा, 5,000, वो भी सैलरी पे, मतलब इस प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में 5,000 डालेगा। और रिटायरमेंट के टाइम पर मेरे को ये पैसा मिल जाएगा, रिटायरमेंट के टाइम पर मुझे जितना भी पैसा इकट्ठा होगा मिल जाएगा। सर अगर हम जॉब चेंज कर लेते हैं बेटा, वो आपके पास फिर 2 ऑप्शन होते हैं। ये जो आपका पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, या तो इसी को आगे कंटिन्यू कर लो, जो बैलेंस होगा उसी में आगे पैसा ऐड होता रहेगा, या आप इसका बेटा पहले पैसा निकलवा लो, इसको बाद में एक अपने नए एम्प्लॉयर के पास नया अकाउंट खुलवा लेना, वो आपकी मर्जी होती है, वो आपकी मर्जी होती है। ग्रेचुटी क्या है, मैं एक कंपनी के अंदर 10 साल से ज़्यादा काम करता हूँ, कंपनी कहती है भाई ये तो हमारे बड़ा वफादार है, कुत्ता है हमारा, 10 साल से ज़्यादा के लिए काम कर रहा है, तो इसके लिए हम बेटा ये रिटायरमेंट पे कोई दिक्कत ना हो तो पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट के लिए बेटा जो पैसा देना है, कंपनी आज ही उसको क्या कर रही है, आज ही उसको क्या करे बेटा, पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट करेगी, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर आएगा। बेटा एक प्रोविज़न रिजर्व में आपको डिफरेंस पता है, प्रोविज़न का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी बेटा हमें पता है नॉन लाइबिलिटी, मतलब पता है हमारा कर्जा है, जिसका हमें अमाउंट पता हो वो लाइबिलिटी, जिसका अमाउंट ना पता हो वो प्रोविज़न बन जाता है। प्रोविज़न क्या है, नॉन लाइबिलिटी, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी असर्टेन्ड विद एक्यूरेसी, जिसका अमाउंट हम अभी नहीं बता सकते, या सिंपल शब्दों में बोलूँ, नॉन लाइबिलिटी विद अनसर्टेन अमाउंट, जिसका बेटा अमाउंट एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, जिसका अमाउंट हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। तो कंपनी अगर बेटा पैसे इकट्ठा कर रही है एम्प्लॉयज़ को पे करने के लिए रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। एक चीज़ और लिखता हूँ, प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स, प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स। बेटा आप सब लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर होगा, टीवी वगैरह होगा, एसी होगा, एसी रेफ्रिजरेटर। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल मैंने बोला बेटा मैं घर पे एक नया फ्रिज लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ, फ्रिज। कंपनी बेटा वारंटी, पता ना वारंटी होती है, एक होती है गारंटी कि भाई ख़राब होगा तो प्रोडक्ट को रिप्लेस करके देंगे। वारंटी में बेटा प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं करके देते, हाँ अगर ठीक नहीं होता तो बेटा शायद रिप्लेस कर भी दें, नहीं तो उस प्रोडक्ट की बेटा रिपेयर करके दे देते हैं। कोई मान लो फ्रिज खरीदा, एसी खरीदा, 1 साल 2 साल 3 साल बाद बेटा क्या पता ख़राब हो जाए, हम कंपनी की सेल कर रहे हैं, हम कंपनी के क्या कर रहे हैं, मैं 10,000 एसी बेचता हूँ, मैं कितने बेचता हूँ, 10,000 एसी बेचता हूँ, क्या पता 10,000 में से बेटा 1,000 ज़्यादा हो गया, 100 200 500 कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकल आए, उस डिफेक्ट के लिए बेटा कंपनी को वारंटी देनी है। सारे के सारे फ्रिज ख़राब निकल आए, ऐसा नहीं हो सकता, एक भी ना निकले, पॉसिबल है लेकिन चांसेस कम है। तो कोई ना कोई फ्रिज एसी ऐसा होगा जिसको बेटा रिप्लेस, मतलब जिसकी बेटा रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। तो वारंटी के अंदर जो होंगे बेटा, अगर वो उन पे 3 साल की, मैं कहता हूँ 3 ईयर्स की वारंटी है, तो 3 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई जो ये जो सामान है एसी या फ्रिज, ये ख़राब हो सकते हैं। कंपनी को इसके बदले बेटा इसकी रिपेयरिंग करके देनी पड़ेगी क्योंकि वो वारंटी में है। तो प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स, अगर कंपनी को इसके ऊपर वारंटी देनी है तो इसके लिए आज पैसा तो इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर आज पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटा वो क्या बनाएगी, प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स, और 3 साल का मैंने एग्जांपल लिया, तो इसलिए बेटा ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर आएगा। पहला पढ़ा है रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, एक पढ़ा है प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स। तो ये कुछ एग्जांपल लिखे। तो नॉन करंट लाइबिलिटी के अपने 4 सब हेड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अपने, नॉन करंट लाइबिलिटी के अपने 4 सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर इनकम्स, सॉरी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर इनकम गलती से बोल दिया, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बेटा अपने कितनी चीज़ें आएंगी, 5। सबसे पहले डिवेंचर्स,
बॉन्ड्स, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम अदर पार्टीज, फिर पब्लिक डिपॉजिट्स और फिर अदर लोन्स एंड एडवांसेस का नेचर स्पेसिफाई करना है, जिसमें मैं मुकेश अंबानी वाला एग्जांपल दिया था। कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, बेटा बैंक से लोन वैसे हो जाएगा अप्रूव क्योंकि इतना बड़ा नाम है। अगर बेटा मुकेश अंबानी डायरेक्टली किसको लोन दे देता है कंपनी को, वो अदर लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा। उसके बाद बात करिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, दो चीज़ें ध्यान रखनी है बस। इफ अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम तो क्या होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम तो क्या होता है डेफर्ड टैक्स एसेट। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बात करी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या देखते हैं बेटा, लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स, अगर बेटा वो 12 महीनों से ज़्यादा में पे करने हैं और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा है। अदर पेबल जैसे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के टाइम पर पैसा देना है तो वो हमें आज ही इकट्ठा करना पड़ेगा, तो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं वो प्रोविज़न बनाएंगे। ये तो पता है हमारी लाइबिलिटी होगी, लेकिन जिसका अमाउंट नहीं पता होता वही प्रोविज़न होता है, ग्रेचुइटी वगैरह। उसके बाद बेटा प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स की कंपनी बेटा जब भी कोई नया प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो वारंटी वगैरह के अंदर जो भी होगा 1 साल 3 साल की वारंटी करी थी, तो क्या पता कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकल आए, तो वैसे कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स। एक प्रोविज़न फॉर अर्न लीव भी होता है, कुछ अदर प्रोविजंस भी आ जाएगा। थर्ड लिखना चाहो लिख सकते हो अदर प्रोविजंस। उसके अलावा बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर कंसीडर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार रिवाइज करके कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारा सिर्फ एक हेड रह गया है लाइबिलिटीज़ के अंदर का, इक्विटी लाइबिलिटीज़ का करंट लाइबिलिटी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, देखते रहिए गौरव धमीजा क्लासेस। ओके बाय, गुड नाइट।